हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुणी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख क्रांतियां एवं उनका संबंध। प्रमुख कृषि क्रांतियां एवं उनका संबंध यानी कि कुछ कृषि क्रांतियां होती हैं, उनका किस किस चीज़ से संबंध होता है, उनके जनक कौन है, कौन किसको उन्हें भारत में लाने का श्रेय जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्रांतियों से क्रांति कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वो करना पड़े, लेकिन हाँ, क्रांति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन या एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। और आपका हाल ही में जो आने वाला एग्जाम है, पेट का एग्जाम, उस एग्जाम के लिए तो सिलेबस में ही इसको अलग से दे रखा है। इसका मतलब कि उस एग्जाम में इससे एक न एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो एक छोटे से टॉपिक को हम क्यों छोड़ें। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रांति और उनका संबंध किससे है, इससे। तो जो पहली क्रांति आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि सफेद क्रांति, दुग्ध क्रांति। देखिए, श्वेत श्वेत सफेद, सफेद दूध भी सफेद होता है, तो दूध से रिलेटेड ये जो होगी, ये किससे संबंधित होगी, ये दूध से संबंधित होगी, इसीलिए इसे दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है। या ऑपरेशन फ्लड, इसके लिए ऑपरेशन फ्लड का भी यूज किया गया है। तो इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? सफेद क्रांति, दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। इसके जो जनक हैं, यानी कि भारत में इसको लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वर्गीस कुरियन को। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप बिल्कुल रट लीजिए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो भारत में इसकी शुरुआत 1970 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1970 से इसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है। और जो ये क्रांति है, इसका जो कार्यक्रम था वो 3 चरणों में रहा था। 3 चरणों में इसका कार्यक्रम रहा था और उसका समापन कब हुआ? 1996 में। कब तक चली ये क्रांति? 1970 से 1996 तक। 1970 से और 1996 तक जो ये क्रांति चली, तो ये 3 चरणों में चली। और संबंध, जैसा कि नामों की चर्चा में हम बता चुके हैं कि इसका संबंध दूध से है। किससे है इसका संबंध? दूध से। दूध से मतलब इस क्रांति की वजह से डेयरी इंडस्ट्रीज जो थी उनमें काफी बदलाव आए, और दूध के उत्पादन की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होंगी उनका प्रयोग किया गया इस क्रांति के। जब ये क्रांति आई तो इस क्रांति से दूध से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज थी या दूध के उत्पादन में जो भी कमियां थी उन्हें कम करने की, उन्हें दूर करने की कोशिश की गई और दूध के उत्पादन को और ज्यादा बड़े स्तर पर करने की कोशिश की गई। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। इस टाइम पे, यानी कि जब श्वेत क्रांति हुई थी, तब उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। जब भी हम किसी भी मेन टॉपिक को या इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम उसके आसपास की जो राजनीति होती है उस पर भी ध्यान देते हैं। राजनीति से मतलब जैसे कि ये प्रधानमंत्री हैं, या अगर आपका वित्त से रिलेटेड कोई चीज है तो उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे, शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उस वक्त शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इस तरीके की चीजों को भी हमें लेकर चलना चाहिए। तो जब श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसका यानी कि श्वेत क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? दूध के उत्पादन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। यानी कि जो भी हमारे दूध का जो उत्पादन किया जा रहा है उनका क्या करना? उनमें अच्छी अच्छी और टेक्नोलॉजीज का यूज करना, कि कैसे हम दूध को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। आप जैसे अभी देख रहे होंगे ये जो डिब्बा बंद दूध आता है, तो अगर हम ताजा दूध
भैंस का दूध या गाय का दूध ताजा हम लेकर आए, तो क्या हम उसे 3-4 दिन, दो मतलब इतने जो टाइम तक ये रखा रहता है डिब्बा बंद दूध, क्या हम रख सकते हैं? नहीं। तो यही है टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम दूध को सेव करके रख सकते हैं। जो वर्गीस कुरियन जी थे, उन्होंने दूध का उत्पादन करने वाली कंपनी अमूल अमूल कंपनी जो है उसकी स्थापना की। किसने? वर्गीस कुरियन जी ने। और ये अमूल कंपनी के चेयरमैन भी थे। जो वर्गीस कुरियन जी थे वो अमूल कंपनी के कौन थे? चेयरमैन भी थे। जो वर्गीस कुरियन जी थे, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता था। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो वर्गीस कुरियन जी तो थे, इनको ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये जो श्वेत क्रांति हुई थी, इसका जो ये कार्यक्रम था, इसके कारण उस टाइम पर अभी भी ऐसा है, जो स्वस्थ जानवर होते थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई थी। यानी कि केवल जानवरों की संख्या में नहीं, स्वस्थ जानवर जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, उस तरीके से स्वस्थ जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई थी। और इससे क्या हुआ था? गरीब, इसके जो फायदे हुए थे, श्वेत क्रांति से जो फायदे हुए थे, उसमें एक तो पहला फायदा यही था कि इससे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई थी। दूसरा कि गरीब जो किसान थे उनको रोजगार मिला। जब हम नई नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो किसानों को रोजगार तो मिलेगा ही। और डेयरी इंडस्ट्रीज जो थी उनमें भी काफी सारे बदलाव आए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज तो किया ही गया। अगली जो क्रांति है, ये श्वेत क्रांति इम्पोर्टेंट क्रांति है, वरना अधिकतर क्रांतियों से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये क्रांति कब आई, या इसके जनक कौन है, या इसका संबंध किससे है। तो यहाँ आज हम जो मेन क्रांतियां हैं, यानी कि जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में तो अच्छे से डिस्क्राइब कर पढ़ेंगे, और बाकी कौन सी क्रांति किससे संबंधित है ये भी हम पढ़ेंगे ही। तो पहली थी श्वेत क्रांति, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगली जो क्रांति है वो है हरित क्रांति। अगली क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। और हरित क्रांति जो है उसका भारत में उसके जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं श्रेय। श्रेय का मतलब है कि विश्व में, यानी कि सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति को लाने वाले कौन थे? तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। यानी कि विश्व में अगर हम कहें कि जनक कौन माने हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना गया है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और भारत में कौन है? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है। और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? तो हरित क्रांति की भारत में शुरुआत 1966 से 1967 तक है। और हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? तो हरित क्रांति का संबंध होता है कृषि से। किससे होता है हरित क्रांति का संबंध? कृषि से। और जैसा कि मैंने बताया उस वक्त भी कि उस समय पीएम कौन थे जब श्वेत क्रांति आई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री। अब ये हरित क्रांति है, तो हम क्या करेंगे? हम कृषि मंत्री भी, ये कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। तो उस टाइम पर कृषि मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। कौन थे उस वक्त कृषि मंत्री? बाबू जगजीवन राम। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी की इन्होंने भी पूरी तरीके से मदद की थी। इस रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। दोहरी फसल प्रणाली हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। तो हरित क्रांति की सबसे प्राथमिक विशेषता, या जो वो थी कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या थी? दोहरी फसल प्रणाली। तो होता क्या है ये दोहरी फसल प्रणाली? इसमें क्या होता है कि वर्ष में एक की बजाय 2 फसलें प्राप्त की जाती है। यानी कि एक साल में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि जरूरी ये थोड़ी ना होता है कि पूरी साल तक एक ही फसल चलती रहेगी। तो इस जो हरित क्रांति थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हम एक साल में एक ही फसल के लिए लेकर नहीं करेंगे, हम एक साल में 2 फसलें करेंगे। यानी कि 6 महीने में एक फसल जब कट जाएगी
तो उसके तुरंत बाद दूसरी फसल की बुआई शुरू हो जाएगी और एक साल में एक की बजाय 2 फसलों से उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो थी दोहरी फसल प्रणाली थी, जो कि हरित क्रांति की एक प्रमुख विशेषता थी। बीजों की गुणवत्ता में सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए, मतलब कि नए नए किस्म के बीजों की खोज की गई, या जो बीज हमारे पास थे उनकी जो गुणवत्ता थी या उनकी जो क्वालिटीज थी उसमें सुधार किए गए। तो ये भी किसका परिणाम था? हरित क्रांति का ही परिणाम था। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब जो है वो कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है, मतलब किसानों के लिए फसल को रखने के लिए या उन्हें और भी किसी चीज की आवश्यकता है, बीजों के बारे में कोई जानकारी लेनी है, कृषि से संबंधित कोई ज्ञान चाहिए उन्हें कुछ, आजकल तो किसानों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये सब किसके परिणाम स्वरूप संभव हो पाया है? तो ये हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि हम खुद आत्मनिर्भर हो सके कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में। हमें बाहर से आयात करने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि हमारा देश खुद इतना ज्यादा उत्पादन करे कि वो निर्यात करे। अगली जो क्रांति है वो है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से। तो नीली क्रांति का संबंध मछली से है। इसकी शुरुआत जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो कि 1985 से 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में चलाई जाती हैं, उसमें से जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका जो कार्यान्वयन था वो 1985 से 1990 के बीच में हुआ, उसके फलस्वरूप नीली क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसमें और क्या था? एक पैकेज प्रोग्राम द्वारा मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहा गया। अच्छा, तो नीली क्रांति कहा किसे जाता है? तो ये एक पैकेज प्रोग्राम है जिसमें मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। भारत का जो स्थान है मछली उत्पादन में, वो कौन सा है? विश्व में दूसरा स्थान है भारत का मछली उत्पादन में। इसमें क्या किया जाता है? जो हमारी नीली क्रांति है ये मछली से संबंधित है। तो इसमें क्या किया जाता है? मछलियों के लिए क्या? तालाब, बावड़ी या आदि की व्यवस्था की जाती है। उनको रहने की, मछलियों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मछलियों को रखने की विशेष व्यवस्था की जाती है। और ये व्यवस्था की जाती है क्योंकि जो पक्षी वगैरह होते हैं उड़ने वाले, तो वो आकर उन्हें कोई हानि ना पहुंचा दें, तो पक्षियों से बचाव के लिए भी उनकी पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाती है। और मछली का जो उत्पादन है वो व्यापार के लिए भी किया जाता है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगली जो क्रांति है हमारी पीली क्रांति। इसके जो जनक हैं वो राजीव गांधी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनको जाता है। और श्रेय यानी कि विश्व में जो इसके जनक है वो कौन है? सैम पित्रोदा। यानी कि सैम पित्रोदा और राजीव गांधी, ये दोनों पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई पीली क्रांति की? तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है तिलहन से। और जनक इसके राजीव गांधी जी हैं और विश्व में सैम पित्रोदा। इस क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में खाद्य तेलों
तिलहन उत्पादों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करना था। इसका मतलब है कि जो तेल थे, तिलहन वगैरह, इनमें क्या था कि बहुत अच्छी इसकी उपलब्धि हो, मतलब इसका उत्पादन हमारे देश में अच्छे से हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तिलहन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो भारत का 6वां स्थान है। जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम था उसमें 23 राज्यों के 337 जिले शामिल थे। जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम था उसमें 23 राज्यों के 337 जिले शामिल थे। तो ये थी पीली क्रांति से रिलेटेड फैक्ट्स। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये जो अब तक जो हमने पढ़ी, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतियां थी जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो क्रांतियां रह गई हैं उनसे रिलेटेड कुछ इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं बनते, उनसे केवल यही बनता है कि ये किससे संबंधित है, यानी कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो जो गुलाबी क्रांति है वो है प्याज और झींगा मछली से संबंधित। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? प्याज से व झींगा मछली से। काली क्रांति, तो काली क्रांति जो है वो हमारी किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से या बायोडीजल से। किससे संबंधित है हमारी काली क्रांति? पेट्रोलियम से या बायोडीजल से। और जो हमारी गोल क्रांति है, गोल क्रांति आलू से। देखिए आलू भी गोल होते हैं और उसकी क्रांति का नाम भी गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। जो हमारी रजत क्रांति है वो किससे संबंधित है? अंडे से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से। जो लाल क्रांति है, जो लाल क्रांति है हमारी, वो किससे संबंधित है? टमाटर से। टमाटर का रंग लाल होता है तो लाल क्रांति भी टमाटर से ही संबंधित है। ये थी कुछ क्रांतियां और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, आपके डाउट का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।